हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एविडेंस एक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर सेक्शन 9 को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इससे पहले की जो प्रीवियस क्लास हो चुकी है, हमने वहाँ पर सेक्शन 7 को और सेक्शन 8 को कवर कर लिया है। आप जानते भी हैं कि सेक्शन 7 के तहत हमने आपको बताया था कि ऐसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू के ओकेज़न, कॉज और इफ़ेक्ट को बताते हैं, वह सेक्शन 7 के तहत रेलिवेंट माने जाते हैं। इससे पहले की जो सेक्शन 8 की क्लास हो चुकी है, उसमें मैंने बताया था कि ऐसे फैक्ट्स जो कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट को बताते हैं, वह भी रेलिवेंट माने जाते हैं। आज का जो प्रेजेंट टॉपिक है वह सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 की सबसे पहले आप डेफिनेशन को देखिए तो सेक्शन 9 की डेफिनेशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जा सकता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन को जनरल सेंस में समझेंगे। नंबर 1 पॉइंट सेक्शन 9 का, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस और फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन करते हैं तो वह भी रेलिवेंट माने जाते हैं। ऐसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के द्वारा इंकित अनुमान, इट मीन्स इंटरफेरेंस को समर्थन या फिर खंडन करते हैं, सपोर्ट करते हैं या फिर रिब्यूट करते हैं, ऐसे फैक्ट भी रेलिवेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट, ऐसे फैक्ट्स जो कि पर्सन, किसी व्यक्ति या वस्तु की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, ऐसे फैक्ट भी सेक्शन 9 के तहत रेलिवेंट माने जाएंगे। ऐसे फैक्ट्स जो कि किसी फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट के होने, गठित होने के समय वह स्थान को फिक्स करते हैं, वो भी रेलिवेंट माने जाते हैं। ऐसे फैक्ट्स जो कि पार्टीज़ के मध्य पाए जाने वाले रिलेशन को शो करते हैं, वो भी रेलिवेंट माने जाती हैं। अब हम यहाँ पर इन्हें एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। मतलब ऐसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन करते हैं, वो फैक्ट भी रेलिवेंट होते हैं। एग्जाम्पल से समझते चलना इसे, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल समझो, एक डॉक्यूमेंट है, क्लियर है, एक कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग यह क्वेश्चन है, क्या यह जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है वो विल है जो कि ए के द्वारा बनाई गई है। कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट के बारे में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या यह स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट ए की विल है। अब यहाँ पर इस विल में जो डेट दे रखी गई है, जो डेट इस विल में दे रखी गई है, उस डेट पर इस ए के पास में जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी और इस ए की जो फैमिली स्टेटस है, उन सभी बातों को यहाँ पर ध्यान में लाया जाएगा और ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी बातों को एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से। इसमें आप एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। ए के द्वारा, ए और बी दो पार्टी हैं, यहाँ पर इसमें ए के द्वारा बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल करा गया। ए के द्वारा बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल करा गया, क्यों करा गया? क्योंकि बी के द्वारा ए के अगेंस्ट एक डिफेमेशन स्टेट बनाया गया था। बी के द्वारा ए के अगेंस्ट एक डिफेमेशन स्टेटमेंट बनाया गया था, इसीलिए यहाँ पर ए के द्वारा बी के अगेंस्ट सूट फाइल करा गया है। बी ने यहाँ पर यह कहा कि जो स्टेटमेंट उसने बनाया है वह बिल्कुल सच है। बी ने क्या कहा? जो स्टेटमेंट उसने बनाया है ए के अगेंस्ट वो बिल्कुल सच है। अब यहाँ पर ऐसा फैक्ट, यह कहना कि जिस समय डिफेमेशन स्टेटमेंट पब्लिश हुआ था उस समय पार्टीज़ की स्टेटस क्या थी, पार्टीज़ की स्थिति क्या थी, उनके बीच में रिलेशन क्या था।
अगर ऐसा कोई फैक्ट पेश किया जाता है तो वह अपने आप में रेलिवेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा फैक्ट फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से उसे यहाँ पर क्या माना जाएगा? उसे यहाँ पर रेलिवेंट माना जाएगा। इसी में एक और एग्जाम्पल, अभी हम इसी वाले पॉइंट को क्लियरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, ए पर कोई वस्तु चुराने का आरोप है। ए और उस पर यह आरोप है कि उसने कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट चोरी कर लिया है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलिए, वह ए, जो यहाँ पर ए है, वह ए उस चुराई हुई वस्तु को बी को देते हुए देखा गया और यह बी, अब यह जो बी है, यह बी इस चुराई हुई वस्तु को ए की पत्नी को देते हुए देखा गया और वो ए की पत्नी से यह कहता है इसको ले जाकर छुपा दो। यहाँ पर इस फैक्ट को प्रस्तुत करना भी रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि इट इज़ अ एक्सप्लेनेटरी ऑफ फैक्ट विच इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि यह कहीं ना कहीं उसे एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसको प्रस्तुत करना भी रेलिवेंट माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लो, ए, इसी वाले पॉइंट की बात हो रही है। ए एक व्यक्ति है, उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया और उसके द्वारा उस ग्रुप का नेतृत्व करते हुए दंगा करवाया गया। ए पर क्या आरोप लगाया गया? दंगा करवाने का आरोप। और यह कहा गया कि ए, जिसने यह दंगा फसाद करवाया था, वह उस ग्रुप का लीडर है। यहाँ पर उस ग्रुप के लोगों के द्वारा उसका नाम बतौर अपने लीडर के रूप में लिया जाना, यहाँ पर इस फैक्ट को प्रस्तुत करना रेलिवेंट माना जाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ एक्सप्लेनेटरी ऑफ नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्लियर है? तो आई थिंक आपका यह वाला फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ऐसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के द्वारा इंकित अनुमान मतलब इंटरफेरेंस को सपोर्ट करते हैं या फिर खंडन करते हैं, ऐसे फैक्ट्स भी रेलिवेंट माने जाते हैं। हम इसे अभी एग्जाम्पल से ही क्लियर करेंगे इस पॉइंट को। देखो, ए है, उस पर ए है, उस पर किसी अपराध का आरोप है और जब क्राइम हुआ तब उस क्राइम के तुरंत बाद ही वह ए वहाँ से गायब हो गया। यहाँ पर उस ए का गायब हो जाना, लापता हो जाना सेक्शन 8 के तहत रेलिवेंट है, क्योंकि यह उसके कंडक्ट को रिलेट करता है। यहाँ पर उस ए का गायब हो जाना यह इंटरफेरेंस करता है, यह अनुमान इंकित करता है कि वह अवश्य ही गिल्टी होगा, तो वह भाग गया। अब यहाँ पर यदि ऐसा फैक्ट प्रस्तुत कर दिया जाए कि यह जो ए लापता हुआ है वह किसी ट्रेन में देखा गया था उसी समय पर और वह बिना टिकट यात्रा कर रहा था, उसके कपड़े बहुत गंदे थे, तो यह सब फैक्ट रेलिवेंट है। और जो अनुमान लगाया गया था, क्या अनुमान लगाया गया था? क्या इंटरफेरेंस करा गया था कि वह गिल्टी हो सकता है। तो यह सब बातें कि उसका गंदे कपड़ों में ट्रैवलिंग करना, बिना टिकट के ट्रैवलिंग करना, छुपते छुपाते ट्रैवलिंग करना, इन बातों को यह फैक्ट समर्थन कर रहे हैं, इस अनुमान को यह फैक्ट समर्थन कर रहे हैं। वहीं पर यदि यह फैक्ट दे दिया जाए कि ए लापता नहीं था बल्कि उसे ज़रूर कोई अर्जेंट काम आ गया होगा, इस वजह से ही वो गया था, वो जानबूझ के छुप नहीं रहा था, तो अब यह जो फैक्ट है ना, यह क्या है? यह उस बनाए गए इंटरफेरेंस का, उस बनाए गए अनुमान का खंडन कर रहे हैं। क्लियर है? एक बात समझना, इसके रिगार्डिंग लीडिंग केस ये है, बटरू बनाम स्टेट ऑफ यूपी का केस है। किसके रिगार्डिंग? इस वाले पॉइंट के रिगार्डिंग ये वाला इम्पोर्टेंट लीडिंग केस है। समझ लो क्या था इसमें। इस केस में फैक्ट यह था कि इसमें जब कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई गई थी अभी तक, तब तक कंप्लेनेंट एक्यूज्ड के साथ ही था। यहाँ पे कंप्लेन दर्ज होने के बाद एक्यूज्ड को लगा कि उस पर शक किया जा रहा है, इसलिए वह अरेस्ट हो जाने के डर से कहीं पर छुप गया। यहाँ पर उसका छुप जाना यह इंडिकेट कर रहा था कि वह गिल्टी हो सकता है। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा यह डिसाइड करा गया कि किसी व्यक्ति के छुप जाने मात्र से हम यह नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति गिल्टी होगा,
क्योंकि हर केस की परिस्थितियों पर ये अलग अलग तरीके से निर्भर करता है। क्लियर था? आगे चलते हैं। अब हम पॉइंट्स नोट डाउन करते चलिए। अब हम तीसरे वाले पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं डेफिनेशन के। ऐसे फैक्ट्स जो कि पर्सन किसी व्यक्ति या वस्तु की आइडेंटिफाई को इस्टेब्लिश करते हैं वो रेलिवेंट माने जाते हैं। समझ लो कैसे। पर्सन व्यक्ति की आइडेंटिफाई पहचानना, उन व्यक्तियों के द्वारा उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाता है, उन व्यक्तियों के द्वारा आइडेंटिफिकेशन किया जाता है जो कि उनको जानते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि केवल डायरेक्ट एविडेंस ही आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाए, बल्कि परिस्थितियों का एविडेंस जिसके द्वारा उसे पहचाना जा सकता है उसको भी यहाँ पर लाया जा सकता है। किसी व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन उसके पर्सनल साइन जैसे कि उस व्यक्ति की हाइट, उसकी आवाज़, उसकी हैंडराइटिंग, उसके पहनावे आदि के माध्यम से भी की जा सकती है। क्या बताया मैंने यहाँ तक? अभी तक आपको मैंने यह बताया कि जब किसी व्यक्ति की अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है तो कौन करेगा? वही लोग करेंगे जो उसको जानते होंगे किसी तरीके से। जरूरी नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसी व्यक्ति की उसकी हाइट को भी पहचाना जा सकता है, उसकी त्वचा, आवाज़ को, उसकी हैंडराइटिंग को, उसके पहनावे इत्यादि आदि से भी उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल समझो, एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल बता रही हूँ उस वाले का। एक व्यक्ति है, उस पर यह आरोप था कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है। जब उसकी पत्नी की डेड बॉडी मिली तब वह बुरी तरह से बिगड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि उसकी पहचान नहीं हो सकती थी। लेकिन उसकी पत्नी का एक बार ऑपरेशन हो चुका था पैर का। अब यहाँ पर उसके पैर पर उस ऑपरेशन का निशान था जिसके माध्यम से उस पत्नी की आइडेंटिफिकेशन हुई थी। तो यहाँ पर इस तरह का ये फैक्ट भी रेलिवेंट माना जाएगा सेक्शन 9 के तहत। एक बात याद रखना, इसी में आता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, पहचान परेड जिसे हम कहते हैं, तो वो भी सेक्शन 9 के तहत ही रेलिवेंट माना जाता है। अब हम इसी की बात करेंगे इसमें TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसे हम यहाँ पर शिनाख्त कार्रवाई भी कह के चलते हैं। अब इसके रिगार्डिंग हम इन्हें केसेस के माध्यम से समझाएंगे आपको। ये इसमें आप केस समझना। पहला केस है रामनाथन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, समझते चलो आराम से। इस केस में शिनाख्त कार्रवाई आइडेंटिफिकेशन परेड को बारे में विस्तार से बताया गया। आइडेंटिफिकेशन परेड शिनाख्त कार्रवाई में जिस व्यक्ति पर शक होता है उसे अन्य व्यक्तियों के साथ में खड़ा कर दिया जाता है। फिर जिन लोगों ने उसे अपराध करते हुए देखा था, मतलब जो लोग उस जगह पे मौके पर मौजूद थे, उनको बुलाकर उस व्यक्ति की पहचान करवाई जाती है। और यदि वे व्यक्ति उसको जो पहचान करने के लिए आए थे, अगर वे लोग उसकी पहचान कर लेते हैं तो यह एविडेंस हो जाएगा कि उसी व्यक्ति ने अपराध किया है। नोट डाउन करो, कई बार ऐसा होता है कि घटना के वक्त मौजूद विटनेस उस व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं, पर वो उसे देखने पर पहचानने का दावा करते हैं। मतलब पर्सनली नहीं जानते हैं वो कौन है, पर हाँ इतना ज़रूर है कि एक बार देखेंगे तो उसे पहचान लेंगे कि वो कौन था वहाँ पर। तब ऐसे में शिनाख्त कार्रवाई और भी आवश्यक हो जाती है। अगला पॉइंट नोट करो, इसमें ही एक बात और नोट डाउन करो। आइडेंटिफिकेशन परेड शिनाख्त कार्रवाई में सस्पेक्टेड पर्सन, संदेहजनक व्यक्ति को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और गवाह से कहा जाता है कि वो उसकी शिनाख्त करे। और ऐसा इसलिए करवाया जाता है ताकि गवाह की मेमोरी और सत्यता का परीक्षण करवाया जा सके। अब इसमें अगला केस समझ लो, ये वाला स्टेट वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस था। इस केस में कहा गया कि एक्यूज्ड को विटनेस के द्वारा कोर्ट में आके पहचानना, जबकि इससे पहले अभी तक आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई है, तो ऐसा फिर एविडेंस व्यर्थ है, मान्य नहीं है। नेक्स्ट केस आता है शिव चयन का केस। इस केस में आइडेंटिफिकेशन परेड शिनाख्त कार्रवाई को इन्वेस्टिगेशन की ओर उठाया जाने वाला एक कदम माना गया और ये माना गया कि अगर इसमें विलम्ब होता है, अति विलम्ब होता है अगर इसे करवाने में, तो फिर यह अपनी इम्पोर्टेंस खो दे। इसमें आप याद रखिएगा जो आइडेंटिफिकेशन परेड है उसका जो साक्ष्य है उसका प्रयोग कॉर्बोरेशन या फिर कॉन्ट्राडिक्शन पर्पस के लिए उसका उपयोग किया जाता है।
अगला केस आता है इसमें स्टेट ऑफ एपी बनाम वीके वेंकट रेड्डी का केस है। इस केस में विटनेस द्वारा एक्यूज्ड की फोटो देखकर उसकी पहचान किया जाना भी सेक्शन 9 के तहत बतौर एविडेंस माना गया है। अगला केस रामनाथ महतो का आता है। इस केस में फैक्ट्स यह थे कि इसमें आइडेंटिफिकेशन परेड में विटनेस के द्वारा एक्यूज्ड की पहचान कर ली गई थी, पर जब वह विटनेस कोर्ट में आया तो वह एक्यूज्ड को देखकर डर गया। क्योंकि वह एक्यूज्ड एक डाकू था और उसे देखकर यहाँ पर कोर्ट में उसे देखकर वह विटनेस डर गया। इस बात से वो डिनाई कर गया विटनेस कि उसने उस एक्यूज्ड को पहले पहचान करी थी। यहाँ पर डिसाइड हुआ कि जिन मजिस्ट्रेट के द्वारा शिनाख्त कार्रवाई करवाई गई थी उनकी रिपोर्ट को मटेरियल एविडेंस माना गया था। सुनील बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है। इस केस में डिसाइड हुआ कि जब एक्यूज की पहचान किसी और तरीके से हो जाती है तब वहाँ पर यदि आइडेंटिफिकेशन परेड ना हो या फिर एक्यूज उसमें भाग लेने से मना कर दे तो भी उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। सुरेंद्र नारायण बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में डिसाइड किया गया कि अभियोजन पक्ष का मामला इस आधार पर कमज़ोर नहीं मान लिया जाएगा कि वहां पर एक्यूज्ड के द्वारा आइडेंटिफिकेशन परेड की मांग की गई थी और ऐसी मांग होने पर भी कार्रवाई न करने मात्र से अभियोजन पक्ष का मामला कमज़ोर नहीं माना जाएगा। एक और केस देख लीजिए, पंपी बनाम गवर्नमेंट ऑफ एमपी। इस केस में डिसाइड किया गया कि आइडेंटिफिकेशन परेड का किया जाना कोई ज़रूरी नहीं है और ना ही इसके ना होने से अभियोजन पक्ष के अगेंस्ट मामला जाता है, वो भी तब जहां वहां पर विटनेस एक्यूज्ड को पहले से जानते थे और उनके नाम एफआईआर में लिखवा दिए गए थे। अगला पॉइंट आता है इसमें फोर्थ पॉइंट, जो यह कहता है ऐसे फैक्ट्स जो किसी फैक्ट इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट के होने के समय और स्थान को दर्शाते हैं वो रेलिवेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्ट की रिपोर्ट जो कि मर्डर का समय बताती है वो रेलिवेंट होगी। लास्ट पॉइंट, ऐसे फैक्ट्स जो कि पार्टीज़ के मध्य पाए जाने वाले रिलेशन को दर्शाते हैं वो भी रेलिवेंट माने जाते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।